Hi everyone, this is Tanu Gangwar. Today we start a new topic, pasteurization and robot coach contribution in microbiology. Let us start the topic. Louis Pasteur developed the pasteurization method to avoid the contamination problem in the wine and beer industry in France. So, लुइस पास्चर ने पेस्चराइजेशन जो मेथड था उसको डेवलप किया था. क्यों डेवलप किया था? अवॉइड करने के लिए कंटेमिनेशन प्रॉब्लम इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्री, जो कि कहाँ सेटअप थी? फ्रांस में क्या था? बियर और वाइन जो इंडस्ट्रीज थी उनमें प्रॉब्लम्स आ रही थी. मीन जो वाइन और बियर का टेस्ट है बहुत ज़्यादा सोर था बिकॉज ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटीज़. मीन जो उसमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से वाइन और बियर का टेस्ट बहुत ज़्यादा सोर था. उसकी वजह से लुइस पास्चर ने पेस्चराइजेशन मेथड को develop किया to avoid the contamination problem. This technique used in fermentation industry for removal of unwanted microbes from the food item by the heating him at high or low temperature according to its microbial activity. तो ये जिस टेक्निक को, पेस्चराइजेशन टेक्निक को हम फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड माइक्रोब. मीन्स जो अनवांटेड माइक्रोब जिसका हमें कोई यूज़ ही नहीं है, जो जो या तो हमें डिजीज़ कर रहे हैं या फिर जो हमारी आइटम्स हैं, जो हमारी फूड आइटम्स हैं उनको ख़राब कर रहे हैं, उसको रिमूव करने के लिए तो हमने इस पेस्चराइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं? पेस्चराइजेशन टेक्निक में क्या होता है, हम क्या है किसी भी फूड आइटम को बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे उसको हीटअप करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स माइक्रोबियल एक्टिविटी. उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग. जैसे कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पे ही किल आउट हो जाते हैं, तो हमें उसको हाई टेम्परेचर देने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसीलिए उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हम उसको किल आउट करते हैं उसको या फिर उसको रिमूव करते हैं फूड आइटम से. Now this pasteurization technique is widely used in daily industries to improve the quality of milk by removing unwanted microbes. जैसे हम पेस्चराइज मिल्क पी रहे हैं आजकल, तो वो हम देखते हैं तो वो क्या है, ये सब डेयरी इंडस्ट्री का ही प्रोडक्ट है. तो उससे क्या है, हम पेस्चराइजेशन टेक्निक को यूज़ करके मिल्क की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं बाय रिमूविंग अनवांटेड माइक्रोब. तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे हमने मार्केट से फ्रेश मिल्क लिया, उसको हीट किया, हीटिंग सेक्शन में लेके गए, फिर उसे कूलिंग सेक्शन में लेके जाते हैं, फिर उससे क्या होता है, हमें पेस्चराइज मिल्क मिलता है. क्या मिलता है? पेस्चराइज मिल्क, जिसमें कोई भी अनवांटेड माइक्रोब्स नहीं होते हैं. देयर आर टू मेथड यूज फॉर पेस्चराइजेशन. अब दो मेथड आते हैं पेस्चराइजेशन के. फर्स्ट है होल्डिंग मेथड एंड सेकेंड है फ्लैश मेथड. होल्डिंग मेथड क्या है? LTLT मीन्स दैट इज लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर. मतलब बहुत लंबे टाइम तक और लो टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को हीटअप करना या किसी भी चीज़ को उसके पेस्चराइज्ड करना. जैसे दिस इज़ एन ओल्ड प्रोसेस इन विच मिल्क इज़ हीटेड एट 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट. जैसे कि हम मिल्क को हीट करें 62 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक. 30 मिनट तक हम उसको क्या करें, 62 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको हीटअप करें, तो वो हमारा क्या है? होल्डिंग मेथड. सेकेंड आया फ्लैश मेथड, LTHT, that is long time high temperature. In this procedure milk is heated at 71 degree celsius for 15 seconds. अब आप देख सकते हैं 71 डिग्री सेल्सियस पे हमने मिल्क को हीट किया कितने सेकंड में? सिर्फ 15 सेकंड पे. कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है मिल्क के लिए. तो उससे क्या कर, जितने भी अनवांटेड माइक्रोब्स हैं वो सारे के सारे किल हो जाएंगे. Ultra pasteurization is also used in dairy product in which product are subjected to heat at 82 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 सेकेंड. ये तो बहुत ज़्यादा हाई हो गया. आप देख सकते हैं 82 डिग्री सेल्सियस पे हम मिल्क को क्या कर रहे हैं? हीटअप कर रहे हैं. कितने सेकेंड्स के लिए? 3 सेकेंड के लिए. तो उसमें क्या, जितने भी माइक्रोब, आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई भी माइक्रोब बचेगा क्योंकि 82 डिग्री सेल्सियस बहुत हो गया. Pasteurization destroy all the pathogenic bacteria that may be transmitted in milk. तो पेस्चराइजेशन मेथड की हेल्प से जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं मिल्क में वो सब के सब किल आउट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या हम उसको रिमूव कर देते हैं. ठीक. अब हम बात करते हैं रोबोट कोच कंट्रीब्यूशन इन माइक्रोबायोलॉजी. अब ये देख सकते हैं जो दाढ़ी वाले अंकल टाइप जो हैं, ये कौन है? रोबोट कोच है. इन्होंने इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है माइक्रोबायोलॉजी में.
चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। रोबर्ट कॉच वॉज अ जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट। ये कौन थे? जर्मन के बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। ही आल्सो नोन बाय द नेम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। वाओ, ये फादर है किसके? मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के। ही उनको हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के नेम से भी जानते हैं। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की एक डेफिनेशन भी दी थी, देखते हैं। और जो आजकल हमको, जो हम अपने सिलेबस में पढ़ते भी हैं, जिसको समझते भी हैं, और ये करेक्ट डेफिनेशन भी है। Microbiology is a branch of science in which we study about small organisms which cannot be seen with naked eyes. मीन्स जो माइक्रोबायोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्मॉल ऑर्गेनिम्स के बारे में पढ़ते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो सही बोला, माइक्रो के माइक्रो मीन्स क्या है? बहुत ज़्यादा स्मॉल। तो ऐसे लिविंग जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, जिनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनके बारे में स्टडी करना वही माइक्रोबायोलॉजी है। He isolated caustic agents that are responsible for causing disease such as anthrax, tuberculosis and cholera. तो उन्होंने क्या है? caustic agents भी उन्होंने isolate किए थे। ये एक उनका सेकेंड कंट्रीब्यूशन तो यही है। फर्दर रॉबर्ट कॉच इन्वेंटेड स्ट्रिक प्लेट टेक्निक। तो हम जो अपने बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज़ करते हैं स्ट्रिक प्लेट टेक्निक को, जो यूज़ करते हैं कल्चर को ग्रो करने के लिए, किसी भी कॉलोनी को ग्रो करने के लिए, तो उसमें यूज़ होती है दिस टेक्निक। तो रॉबर्ट कॉच ने स्टिक प्लेट टेक्निक को डेवलप किया था, इन्वेंट किया था। ही आल्सो इंट्रोड्यूस यूज ऑफ जेलेटिन एज ए सॉलिडिफाई एजेंट इन न्यूट्रिएंट मीडिया बिकॉज ऑफ टू इम्पॉर्टेंट रीजन। तो आजकल जो कि हम अपने बायोटेक लैब में जो है मेनली जेलेटिन का यूज़ करते हैं एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। ये सबको पता होगा बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को कि हम जेलेटिन को यूज़ करते हैं। तो रॉबर्ट कॉच ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। क्यों किया था? उसके दो रीजंस हैं। जेलेटिन इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टेड इन मैनी बैक्टीरिया। तो जेलेटिन क्या है? एक प्रोटीन डाइजेस्टेड है इन मैनी बैक्टीरिया। बहुत सारे जो बैक्टीरिया में जेलेटिन क्या है? प्रोटीन है, डाइजेस्टेड इन मैनी बैक्टीरिया। सेकेंड, इट मेल्ट्स व्हेन टेम्परेचर राइज अबव 25 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है जैसे ही थोड़ा सा उसको हीटअप करता है तो वो मेल्ट होने लगता है। The most important contribution of Koch was the establishment of causal relationship between microorganism and specific gene by applying the set of criteria refers to Koch postulate. अब में सबसे जो मेन कंट्रीब्यूशन है रोबोट कोच का वो यही है उनका, जो उन्होंने एक रिलेशनशिप शो किया था, एक सेटअप शो किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो स्पेसिफिक जीन है उसके बारे में उन्होंने जो पूरा एक रिलेशनशिप या फिर एक सेटअप सेट करके रखा था, क्राइटेरिया सेट किया था, जिसको हम कोच पोस्टुलेट से भी बोलते हैं। तो हम आओ चलते हैं, हम कोच पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है The microorganism that is responsible for the disease should be present or found in the lesions of the disease. Lesions क्या होते हैं? जो जहाँ पे डिजीज़ होती है उसके प्री एग्जिस्टिंग पार्ट। मतलब जैसे मान लो मेरे यहाँ पे किसी के हाथ पे चोट लगी, तो चोट लग के वो डिग्गी, पर वो जहाँ पे लगी है वो उसका क्या लेशंस है। The microorganism that is responsible for disease, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ से डिजीज़ स्टार्ट हुई है। प्योर कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द लेशंस ऑफ डिजीज। जो हम प्योर कल्चर कर सकते हैं तो वो हमें कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं? हम उसे लेशंस ऑफ डिजीज से। इनोकुलेशन ऑफ प्योर कल्चर इन सुटेबल लेबोरेटरी एनिमल और एक्सपेरिमेंटल एनिमल शुड रिप्रोड्यूस द सेम डिजीज। इनोकुलेशन ऑफ प्योर कल्चर को इनोकुलेट करने के लिए हमें एनिमल जो है वो सेम डिजीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके आपसे क्या करते हैं? इनोकुलेट कर सकते हैं प्योर कल्चर को। इट शुड बी पॉसिबल टू रीआइसोलेट द प्योर कल्चर फ्रॉम द इनोकुलेटेड एनिमल। जो इनोकुलेटेड एनिमल हैं उनसे हम प्योर कल्चर को रीआइसोलेट भी कर सकते हैं। नाउ द टॉपिक इज़ कम्प्लीट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।